ब्रिटिश इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन का फाउंडेशन एक डिबेट से शुरू होता है। इस बात को ध्यान से समझो। शुरुआत होती है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है क्योंकि पहली बार ब्रिटिश स्टेट ने ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी एजुकेशन प्रमोट करने की। इस एक्ट ने 1 लाख रुपीस एनुअली सैंक्शन किया फॉर द रिवाइवल ऑफ लिटरेचर एंड प्रमोशन ऑफ साइंसेस। लेकिन यहां एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। एक्ट में लिखा था रिवाइवल ऑफ लिटरेचर, पर कौन सा लिटरेचर, इंडियन या वेस्टर्न? इस एम्बिग्विटी ने एक आइडियोलॉजिकल स्प्लिट पैदा किया जिसे हम ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी कहते हैं। जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 जब फॉर्म हुई तो उसमें दो ग्रुप्स बन गए। ओरिएंटलिस्ट्स, जिनको H.T. प्रिंसेप लीड कर रहे थे, उनका मानना था कि ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड्स संस्कृत, पर्शियन और वर्नाक्युलर्स को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि वो मासेस के कल्चर से जुड़ा है। ऑन दी अदर हैंड एंग्लिसिस्ट्स थे, जो मानते थे कि मॉडर्न नॉलेज और साइंटिफिक टेम्पर सिर्फ इंग्लिश मीडियम से आ सकता है। इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए लॉर्ड मकॉले, जो लॉ मेंबर थे, उन्होंने अपना फेमस मकॉलेज मिनट 1835 प्रेजेंट किया। मकॉले का स्टैंस बहुत अग्रेसिव और डिसाइसिव था। उन्होंने इंडियन लिटरेचर को इंफीरियर बताते हुए कहा कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। ये एक कल्चरल इम्पोजिशन था। उनका क्लियर एजेंडा था इंग्लिश को सोल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना। इसके बाद बेंटिंग्स रेजोल्यूशन 1835 आया, जिसने मकॉले के आइडियाज को ऑफिशियल सील दे दी। गवर्नमेंट फंड्स अब एक्सक्लूसिवली इंग्लिश एजुकेशन पर खर्च होने लगे। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो पूरी इंडियन पॉपुलेशन को एजुकेट कर सके। तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी डिवाइस की, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसका लॉजिक सिंपल था, आप सिर्फ टॉप लेयर यानी अपर क्लासेस को एजुकेट करो। ये लोग इंटरप्रेटर्स बनेंगे ब्रिटिश रूलर्स और इंडियन मासेस के बीच। सोचो जरा, उनका एम ये था कि इंग्लिश एजुकेशन और वेस्टर्न वैल्यूज इन अपर क्लासेस से फिल्टर होकर ड्रॉप बाय ड्रॉप कॉमन मासेस तक पहुंचेगी। मकॉले चाहते थे एक ऐसा क्लास क्रिएट करना जो इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट हो। लेकिन रियलिटी में ये थ्योरी फेल हो गई। एजुकेटेड अपर क्लास ने मासेस को एजुकेट करने की जगह खुद को आइसोलेट कर लिया। फिल्टर चोक हो गया और एजुकेशन सिर्फ एलीट सर्कल्स तक सीमित रह गई। अब हम 1835 से आगे बढ़ते हैं 1854 की तरफ। एजुकेशन सिस्टम अब तक थोड़ा हाफ हैजार्ड था, कोई स्ट्रक्चर हायरार्की नहीं थी। इस केओस को ऑर्गेनाइज करने के लिए चार्ल्स वुड, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वुड्स डिस्पैच भेजा। इसे इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने पहली बार इंडिया में एजुकेशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव और सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर ले डाउन किया। अब फोकस पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से शिफ्ट होकर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पर आ गया। वुड्स डिस्पैच ने एक हायरार्की एस्टैब्लिश की जो आज भी विजिबल है। सबसे बॉटम पर प्राइमरी स्कूल्स, वर्नाक्युलर मीडियम, उसके ऊपर एंग्लो वर्नाक्युलर हाई स्कूल्स, फिर अफिलिएटेड कॉलेजेस और टॉप पर यूनिवर्सिटीज। इस सिस्टम को रन करने के लिए हर प्रोविंस में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेटअप किया गया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का सेंट्रल पॉइंट बन गया। वुड्स डिस्पैच का एक और मेजर रिकमेंडेशन था यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट। इसके अंडर 1857 में कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज बनाई गईं, जो लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर बेस्ड थीं। ये यूनिवर्सिटीज टीचिंग बॉडीज नहीं थीं, बल्कि एग्जामिनिंग बॉडीज थीं जो कॉलेजेस को अफिलिएट करती थीं। वुड को पता था कि गवर्नमेंट अकेले सब कुछ फंड नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने ग्रांट्स एंड एड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस को गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प देगी अगर वो कुछ कंडीशंस माने, जैसे सेक्युलर एजुकेशन प्रोवाइड करना और गवर्नमेंट इंस्पेक्शन अलाउ करना। इस पॉलिसी ने प्राइवेट एंटरप्राइज को एजुकेशन में एंटर करने के लिए एनकरेज किया। वुड्स डिस्पैच ने फीमेल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी जोर दिया, जो उस समय के लिए क्वाइट प्रोग्रेसिव था। उन्होंने टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स खोलने की बात भी कही ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव हो सके। तो अगर आप देखें तो वुड्स डिस्पैच ने इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन का स्केलेटन तैयार किया, एक ऐसा ढांचा जिसमें प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक एक क्लियर प्रोग्रेशन था।
लेकिन इसमें भी इंग्लिश मीडियम का डोमिनेंस हाई स्कूल्स और कॉलेजेस में बरकरार रहा, जबकि वर्नाक्युलर्स को सिर्फ प्राइमरी लेवल तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ये स्ट्रक्चर बेसिकली कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्लर्क्स और लॉयलिस्ट प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन किया गया था, ना कि क्रिटिकल थिंकर्स बनाने के लिए। फिर भी इसने एजुकेशन को सिस्टमेटाइज जरूर कर दिया। वुड्स डिस्पैच के बाद एजुकेशन एक्सपैंड तो हुई, लेकिन मोस्टली सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी लेवल पर। प्राइमरी एजुकेशन नेग्लेक्ट होती गई। इस इम्बैलेंस को रिव्यू करने के लिए लॉर्ड रिपन ने 1882 में हंटर कमीशन अपॉइंट किया अंडर डब्ल्यू हंटर। हंटर कमीशन का मेन मैंडेट ही ये था कि वो चेक करे कि 1854 के बाद प्राइमरी एजुकेशन का क्या हाल है। कमीशन ने पाया कि गवर्नमेंट का सारा पैसा हायर एजुकेशन में जा रहा है और मास एजुकेशन इग्नोर हो रही है। इसलिए हंटर कमीशन ने स्ट्रांगली रेकमेंड किया कि स्टेट की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए प्राइमरी एजुकेशन को लेकर। यहां एक मेजर स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया। कमीशन ने सजेस्ट किया कि प्राइमरी एजुकेशन का कंट्रोल और मैनेजमेंट न्यूली फॉर्म्ड डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोर्ड्स को ट्रांसफर कर दिया जाए। ये लॉर्ड रिपन के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के साथ अलाइन था। आइडिया ये था कि लोकल बॉडीज लोकल नीड्स को बेहतर समझती हैं और वर्नाक्युलर लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकती हैं। सो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर फ्लो होकर लोकल बॉडीज तक गई। लेकिन हंटर कमीशन ने सिर्फ प्राइमरी पर फोकस नहीं किया। उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल प्रपोज किया, बाइफर्केशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इस मॉडल में सेकेंडरी एजुकेशन को दो स्ट्रीम्स में डिवाइड किया गया। पहला था लिटरेरी स्ट्रीम, जो उन स्टूडेंट्स के लिए था जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके हायर स्टडीज में जाना चाहते थे। दूसरा था वोकेशनल स्ट्रीम, जो कमर्शियल और टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ताकि स्टूडेंट्स डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट या प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर कर सकें। सोचो, ये आज के वोकेशनल ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट्स का प्रीकर्सर था। ऑल्दो ये वोकेशनल स्ट्रीम उस वक्त उतना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि जॉब्स मोस्टली क्लरिकल थीं, पर आइडिया रिवोल्यूशनरी था। हंटर कमीशन का एक और बड़ा इम्पैक्ट था प्राइवेट एंटरप्राइज का एक्सपेंशन। कमीशन ने कहा कि गवर्नमेंट को सेकेंडरी और कॉलेजिएट एजुकेशन से धीरे धीरे विड्रॉ करना चाहिए और ये फील्ड प्राइवेट मैनेजमेंट, मिशनरीज और इंडियन नेशनलिस्ट्स के लिए ओपन करनी चाहिए। इस वजह से ग्रांट इन एड रूल्स को लिबरलाइज किया गया। रिजल्ट ये हुआ कि 1880s के बाद स्कूल्स और कॉलेजेस की संख्या में रैपिड ग्रोथ हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 इसी वेव में एस्टैब्लिश हुई। इस पॉलिसी ने इंडियन पार्टिसिपेशन को बूस्ट किया और हम देखते हैं कि नेशनलिस्ट लीडर्स ने अपने स्कूल्स खोलने शुरू किए, जो आगे चलकर नेशनल मूवमेंट का बेस बने। विजुअल ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कैसे प्राइवेट और एडेड स्कूल्स ऑरेंज लाइन, गवर्नमेंट स्कूल्स ब्लू बार से कहीं तेजी से ग्रो कर रहे थे। ये ब्रिटिश मोनोपोली का रिडक्शन था। 20th सेंचुरी की शुरुआत में पॉलिटिकल सिनारियो चेंज हो रहा था। नेशनलिज्म राइज पर था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगने लगा कि यूनिवर्सिटीज फैक्ट्रीज ऑफ सेडिशन बन रही हैं, यानी वहां से रेवोल्यूशनरीज निकल रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में लॉर्ड कर्जन, जो एक इंपीरियलिस्ट और कंट्रोल फ्रीक वाइसरॉय थे, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को टाइटन करने का सोचा। उन्होंने 1902 में रैले कमीशन सेटअप किया। ध्यान देना, रैले कमीशन का मैंडेट सिर्फ यूनिवर्सिटीज को इन्वेस्टिगेट करना था, प्राइमरी एजुकेशन को नहीं। कर्जन का एम क्वालिटी इंप्रूव करना कम और पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ाना ज्यादा था। रैले कमीशन की रिकमेंडेशंस पर बेस्ड इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904 पास किया गया। इस एक्ट ने गवर्नमेंट कंट्रोल को ड्रास्टिकली इंक्रीज कर दिया। यूनिवर्सिटी सेनेट का साइज रिड्यूस किया गया और उसमें गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई। इसका मतलब था कि यूनिवर्सिटी की डिसीजन मेकिंग बॉडी अब इफेक्टिवली गवर्नमेंट के हाथ में थी। सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोविजन था गवर्नमेंट वीटो पावर ओवर यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस। अगर सेनेट कोई रूल पास करती तो गवर्नमेंट उसे वीटो यानी रिजेक्ट कर सकती थी। कॉलेजेस के लिए अफिलिएशन कंडीशंस को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया ताकि नेशनलिस्ट कॉलेजेस को सिस्टम से बाहर रखा जा सके। गोखले जैसे लीडर्स ने इसे रेट्रोग्रेड मेजर कहा क्योंकि ये एजुकेशन को किल कर रहा था। अब जंप करते हैं 1917 की तरफ, जब सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंट हुआ। ये ओरिजिनली कैलकाटा यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए था, लेकिन इसकी रिकमेंडेशंस पूरे इंडिया पर लागू हुई। सैडलर का अप्रोच कर्जन से बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंप्रूव करनी है तो पहले सेकेंडरी एजुकेशन को सुधारना होगा।
यहाँ उन्होंने 12 ईयर स्कूल कोर्स का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि मैट्रिकुलेशन के बाद यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एंट्री नहीं होनी चाहिए, बीच में 2 साल का इंटरमीडिएट कॉलेज स्टेज होना चाहिए, यानी आज का 10+2+3 सिस्टम का फाउंडेशन है। सैडलर ने रेकमेंड किया कि इंटरमीडिएट एजुकेशन को यूनिवर्सिटी से अलग करके एक सेपरेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन के अंडर लाना चाहिए। इससे यूनिवर्सिटीज पर लोड कम होगा और वो रिसर्च और हायर लर्निंग पर फोकस कर पाएंगी। सैडलर कमीशन ने फीमेल एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी जोर दिया। उन्होंने रेगुलेशंस को लेस रिजिड बनाने की बात कही ताकि एकेडमिक ऑटोनॉमी बनी रहे। जहां कर्जन 1904 में सेंट्रलाइजेशन और पॉलिटिकल कंट्रोल पर फोकस किया था, वहां सैडलर 1917 में एकेडमिक रीस्ट्रक्चरिंग और ऑटोनॉमी पर फोकस किया। ये एक शिफ्ट था फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिव कंट्रोल टू एक्सपेंसिव रिफॉर्म। इस कंपैरिजन को समझना जरूरी है। 1904 Act was about policing the universities, while 1917 Commission was about structuring the academic progression. अब हम आते हैं 1937 में। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह बदल चुका था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर इलेक्शंस हुए और 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पावर में आई। अब इंडियन लीडर्स के पास मौका था एजुकेशन पॉलिसी को शेप करने का। गांधी जी ने महसूस किया कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जो मकौले ने शुरू किया था वो इंडिया के लिए हार्मफुल है। वो यूथ्स को अपनी रूट्स से काट रहा है और सिर्फ जॉब सीकर्स पैदा कर रहा है। इसीलिए 1937 में वर्धा में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन हुई, जहां गांधी जी ने अपने आइडियाज रखे। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन की कमिटी ने इन आइडियाज को एक डिटेल्ड सिलेबस में कन्वर्ट किया, जिसे हम वर्धा स्कीम या नई तालीम के नाम से जानते हैं। नई तालीम की कोर फिलॉसफी बिल्कुल रेवोल्यूशनरी थी। गांधी जी का मानना था कि एजुकेशन सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एन इंटीग्रेशन ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड। इसीलिए उन्होंने मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क को करिकुलम के सेंटर में रखा। स्कूल में बच्चा सिर्फ पढ़ेगा नहीं, बल्कि कोई क्राफ्ट सीखेगा, जैसे स्पिनिंग, वीविंग या एग्रीकल्चर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाकी सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इसी क्राफ्ट के थ्रू पढ़ाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा कॉटन स्पिन कर रहा है तो वो कॉटन की ज्योग्राफी, स्पिनिंग का मैथ और चरखे की हिस्ट्री भी साथ में सीखेगा। इसे कहते हैं करिकुलम इंटीग्रेशन। इस स्कीम के मेन पिलर्स थे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 7 ईयर्स, एज 7 to 14 नेशन वाइड। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली मदर टंग होना चाहिए। इंग्लिश को क्लास 8 तक इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। गांधी जी का यह भी मानना था कि स्कूल्स सेल्फ सपोर्टिंग होने चाहिए, यानी बच्चे जो क्राफ्ट आइटम्स बनाएंगे उन्हें बेचकर टीचर की सैलरी और स्कूल का खर्चा निकलना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस सिखाने के लिए था, लेकिन इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में बहुत चैलेंजेस आए। मकौले का सिस्टम टॉप डाउन था, एलीट टू मास, जबकि गांधी का सिस्टम बॉटम अप था, मास फोकस। अपर क्लासेस और ट्रेडिशनलिस्ट्स ने इसे क्रिटिसाइज किया कि ये लिबरल एजुकेशन को निगलेक्ट करता है और बच्चों को सिर्फ मजदूर बनाएगा। दूसरा बड़ा ब्लो तब लगा जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया। वॉर के वजह से फंडिंग और पॉलिटिकल सपोर्ट खत्म हो गया और वर्धा स्कीम कभी फुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। फिर भी ये एक बहुत पावरफुल आइडिया था जो एजुकेशन को रियल लाइफ और लेबर डिग्निटी से जोड़ता था। ये मकौले के क्लेरिकल एजुकेशन का डायरेक्ट एंटीडोट था। एजुकेशन के पैरेलल इंडिया में प्रेस की डेवलपमेंट भी एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रही थी। प्रेस ब्रिटिश इंडिया में सिर्फ न्यूज़ देने का माध्यम नहीं था, ये पब्लिक ओपिनियन और नेशनलिज्म का इंजन था। इस कहानी की शुरुआत होती है जेम्स ऑगस्टस हिकी से, जिन्होंने 1780 में बंगाल गजट पब्लिश किया। हिकी एक फियरलेस पत्रकार थे। उन्होंने अपनी न्यूज़पेपर को सीज माई लिबर्टी कहा और वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे पावरफुल गवर्नर जनरल को क्रिटिसाइज किया। रिजल्ट, उनका प्रेस सीज कर लिया गया 1782 में। यह दिखाता है कि शुरू से ही प्रेस और स्टेट के बीच कॉन्फ्लिक्ट था। जैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर एक्सपैंड हुआ, उन्हें प्रेस से डर लगने लगा। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लगाया। उस वक्त नेपोलियन का फ्रांस इंडिया पर अटैक करने की सोच रहा था। वेलेस्ली को डर था कि प्रेस में कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक न हो,
इसलिए उन्होंने प्री सेंसरशिप इम्पोज की, यानी न्यूज़पेपर छपने से पहले गवर्नमेंट सेक्रेटरी को दिखाना पड़ेगा। नेम्स ऑफ प्रिंटर और एडिटर छापना मैंडेटरी कर दिया गया, ताकि कल्प्रिट को पकड़ा जा सके। ये एक वॉर टाइम मेजर था। इसके बाद 1823 में जॉन एडम्स, जो एक्टिंग गवर्नर जनरल थे, उन्होंने लाइसेंसिंग रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए। ये बहुत हार्श थे। इसके अंडर बिना लाइसेंस के प्रेस स्टार्ट करना इल्लीगल था। मैजिस्ट्रेट के पास पावर थी कि वो किसी भी अनलाइसेंस्ड प्रेस को सीज कर लें। इनका मेन टारगेट राजा राम मोहन रॉय का पर्शियन वीकली मिरातुल अखबार था, जो सोशल रिफॉर्म्स और लिबरल आइडिया स्प्रेड कर रहा था। प्रोटेस्ट में राम मोहन रॉय ने अपना अखबार बंद कर दिया, लेकिन 1835 में सीन चेंज हुआ। चार्ल्स मेटकाफ गवर्नर जनरल बने, एक्टिंग। मैकॉले ने उन्हें सपोर्ट किया और कहा कि एक फ्री प्रेस गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है। मेटकाफ ने 1823 के नोटोरियस लाइसेंसिंग रेगुलेशंस को रिपील यानी हटा दिया। उन्होंने प्रेस एक्ट ऑफ 1835 पास किया, जिसमें सिर्फ एक डिक्लेरेशन देना जरूरी था, लाइसेंस नहीं। इस एक्ट के कारण मेटकाफ को लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस कहा जाता है। इसके बाद 1835 से 1857 तक प्रेस की रैपिड ग्रोथ हुई। नए अखबार शुरू हुए और उन्होंने लोगों को एजुकेट और मोबिलाइज करना शुरू किया। ये वो पीरियड था जब चेन्स टूटी थीं। जैसा कि आप विजुअल में देख सकते हैं, मेटकाफ की कलम ने रेस्ट्रिक्शंस की जंजीरों को तोड़ दिया। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन प्रेस को लेकर पैरानॉइड हो गई थी। 1870s तक आते आते नेशनलिज्म राइज पर था और वर्नैक्युलर प्रेस यानी लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स कॉलोनियल पॉलिसीज को खुलकर क्रिटिसाइज कर रहे थे। एक तरफ इंडिया में भयानक फैमिन 1876-77 था, जहां लोग भूख से मर रहे थे, और दूसरी तरफ लॉर्ड लिटन दिल्ली दरबार में लैविश खर्चा कर रहे थे। वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर्स जैसे सोम प्रकाश, भारत मिहिर और ढाका प्रकाश ने इस हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया। इस क्रिटिसिज्म को चुप कराने के लिए लॉर्ड लिटन ने वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट 1878 पास किया। इसे निकनेम दिया गया द गैगिंग एक्ट, यानी मुंह बंद करने वाला कानून। इस एक्ट का सबसे बड़ा फीचर यह था कि यह डिस्क्रिमिनेटरी था। यह सिर्फ वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस के पेपर्स पर लागू होता था। इंग्लिश प्रेस को इससे एग्जेम्प्ट रखा गया था। लिटन का मानना था कि इंग्लिश पेपर्स पढ़ने वाले लोग लॉयल हैं, लेकिन वर्नैक्युलर पेपर्स मासेस में डिसअफेक्शन फैला रहे हैं। प्रोविजंस बहुत ड्रकोनियन थे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम को पावर दी गई कि वो किसी भी प्रिंटर या पब्लिशर से बॉन्ड यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट साइन करवाए कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं छापेंगे। अगर उन्होंने वायोलेशन किया तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कॉन्फिस्केट यानी जब्त कर ली जाएगी, और अगर दोबारा वायोलेशन किया तो पूरा प्रेस इक्विपमेंट सीज कर लिया जाएगा। इस एक्ट का सबसे खतरनाक पहलू ये था कि नो अपील। डीएम का डिसीजन फाइनल था। आप कोर्ट में जाकर अपील नहीं कर सकते थे। ये रूल ऑफ लॉ का कंप्लीट वायलेशन था। इस एक्ट से बचने के लिए एक फेमस इंसिडेंट हुआ। अमृता बाजार पत्रिका, जो शिशिर कुमार घोष द्वारा चलाया जा रहा था, वो एक बंगाली यानी बाइलिंगुअल पेपर था। एक्ट के प्रोविजन से बचने के लिए उन्होंने रातों रात यानी ओवरनाइट अपने पेपर को कंप्लीटली इंग्लिश न्यूज़पेपर में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि एक्ट सिर्फ वर्नैक्युलर पेपर्स पर था, वो बच गए। ये एक स्ट्रेटेजिक इवेजन था। विजुअल प्रोसेस को देखो। पहले डीएम वार्निंग और बॉन्ड मांगता है, फिर अगर आप सेडिशियस कंटेंट छापते हो तो प्रेस और पैसा जब्त, और एंड में कोर्ट का दरवाजा भी बंद। ये एक अनस्टॉपेबल लीगल ट्रैप था। हालांकि ये एक्ट ज्यादा दिन नहीं चला। 1880 में गवर्नमेंट चेंज हुई और लॉर्ड रिपन वाइसरॉय बने। रिपन एक लिबरल इंसान थे। उन्होंने 1882 में इस एक्ट को रिपील कर दिया, जिससे वर्नैक्युलर प्रेस को वापस आज़ादी मिली। लेकिन लिटन के इस एक्ट ने इंडियंस को यह समझा दिया कि कॉलोनियल रूल कितना ऑप्रेसिव हो सकता है। 1880s के बाद प्रेस का रोल कंप्लीटली चेंज हो गया। अब प्रेस सिर्फ खबर नहीं दे रहा था, बल्कि नेशनल मूवमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा था। प्रेस बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया व्हेन देयर वाज नो रियल पार्लियामेंट। बड़े लीडर्स जैसे जी सुब्रमण्या अय्यर द हिंदू, बीजी तिलक केसरी और मराठा, और एसएन बैनर्जी बंगाली न्यूज़पेपर्स के एडिटर्स थे। उन्होंने प्रेस को पॉलिटिकल एजुकेशन और मोबिलाइजेशन का टूल बनाया। स्पेसिफिकली बीजी तिलक की मिलिटेंट जर्नलिज्म ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींदें उड़ा दी थी। तिलक ने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स का यूज किया और अपने पेपर्स केसरी मराठी और मराठा इंग्लिश में रैडिकल नेशनलिज्म प्रीच किया।
1897 में जब पुणे में प्लेग कमिश्नर की हत्या हुई तो तिलक पर आरोप लगा कि उनके लेखों ने इस वायलेंस को इंसाइट किया है। उन्हें सेक्शन 124A सेडिशन के अंडर अरेस्ट किया गया। ये दिखाता है कि पेन तलवार से ज्यादा ताकतवर हो गई थी। स्वदेशी मूवमेंट 1905 के टाइम पर प्रेस की टोन और एग्रेसिव हो गई। युगांतर और संध्या जैसे पेपर्स रेवोल्यूशनरी टेररिज्म को ओपनली सपोर्ट करने लगे। इस साइकिल ऑफ रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नए रिप्रेसिव एक्ट्स लाए। पहला था न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908। इसका टारगेट स्पेसिफिकली एक्सट्रीमिस्ट्स और रेवोल्यूशनरीज थे। अगर कोई पेपर वायलेंस या मर्डर को इंसाइट करता पाया गया तो मजिस्ट्रेट उसका प्रेस कॉन्फिस्केट कर सकता था। इसके थ्रू युगांतर को बंद करवाया गया। लेकिन गवर्नमेंट संतुष्ट नहीं थी। 1910 में उन्होंने इंडियन प्रेस एक्ट 1910 पास किया। ये लिटन के 1878 वाले एक्ट का रिवाइज्ड वर्जन था। इसने लोकल गवर्नमेंट को पावर दी कि वो किसी भी प्रेस से हैवी सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगे। अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट छपता है तो डिपॉजिट फॉरफिट यानी जब्त हो जाएगा। ऑल्दो इसमें हाई कोर्ट में अपील का प्रोविजन था अनलाइक 1878, लेकिन फाइनेंशियल बर्डन इतना ज्यादा था कि छोटे न्यूज़पेपर सर्वाइव नहीं कर सकते थे। विजुअल कंपैरिजन देखो, 1908 का एक्ट एंटी टेररिस्ट फोकस वाला था, वायलेंस रोकने के लिए, जबकि 1910 का एक्ट जनरल कंट्रोल फोकस वाला था, सबको दबाने के लिए। ये साइकिल चलता रहा। नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म बढ़ता, गवर्नमेंट रिप्रेशन लॉज लाती, पब्लिक सपोर्ट और बढ़ता, और ज्यादा रेजिस्टेंस होता। तिलक के सेडिशन ट्रायल्स ने उन्हें लोकमान्य बना दिया। प्रेस को दबाने की कोशिश ने एक्चुअली नेशनल मूवमेंट को और हवा दी। फाइनली वर्ल्ड वॉर I के बाद तेज बहादुर सप्रू की चेयरमैनशिप में प्रेस कमिटी 1921 ने इन 1908 और 1910 के एक्ट्स को रिपील करने की रिकमेंडेशन दी, क्योंकि तब तक प्रेस एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुका था।